वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू की सेकंड वाली बुक जिसका नाम सबरंग है, इसका सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की बहुत अच्छी सी तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है परिंदे की दुआ और इसके शायर हैं मोहम्मद इकबाल। याद रहेगा सभी बच्चों को कि परिंदे की दुआ नज़्म के शायर कौन हैं? मोहम्मद इकबाल हैं। तो बच्चों, नज़्म को पढ़ने से पहले शायर का तारुफ पढ़ना निहायत ही ज़रूरी होता है। मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 1877 में हुई और इनका इंतकाल 1938 में हुआ। याद रहेगा सभी बच्चों को, मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 1877 में हुई और इनका इंतकाल 1938 में हुआ। इकबाल का शुमार उर्दू के बहुत बड़े शायरों में होता है, यानी कि बुलंद मर्तबा शायरों में होता है। बहुत मशहूर शायर हैं इकबाल। ये सियालकोट पंजाब में पैदा हुए थे और इन्होंने इब्तिदाई तालीम मिशन स्कूल से हासिल की थी। फिर इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया था और इंग्लिस्तान से वकालत यानी कि बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी और जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। इकबाल की शायरी में फ़िक्र व ख़याल की गहराई मिलती है। याद रखोगे कि इकबाल के ज़रिए जो शायरी की गई थी उसमें इस्लाह, सुधार, सलाह, फ़िक्र व ख़याल की गहराई मिलती है। इन्हें फ़लसफ़ी शायर भी कहा जाता है। इन्होंने वतन से मोहब्बत और बच्चों से मुताल्लिक़ बहुत सी अच्छी नज़में कही हैं, यानी कि लिखी हैं। याद रखोगे कि अल्लामा इकबाल ने वतन की मोहब्बत से मुताल्लिक़ और बच्चों से मुताल्लिक़ बहुत सी अच्छी नज़में कही हैं। इकबाल ने अपनी जो नज़में लिखी हैं, इन नज़मों के ज़रिए से बच्चों को सीख देने की कोशिश की है, सच्चाई पर चलने की, मेहनत से काम करने की, वक्त की पाबंदी को समझने की, वग़ैरह वग़ैरह। तो इकबाल ने अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों को सच्चाई, मेहनत, इंसाफ, हमदर्दी, मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने का पैगाम दिया है। तरानाए हिंदी, पहाड़ और गिलहेरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वग़ैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। याद रखोगे कि तरानाए हिंदी, पहाड़ और गिलहेरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वग़ैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। इकबाल की शायरी में हरकत व अमल और इंसानी दोस्ती का पैगाम मिलता है, यानी कि इनकी शायरी के ज़रिए काम करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए एप्रिशिएट किया जाता है, हरकत व अमल के लिए। बांगे दरा और बाले जिब्रील इनकी उर्दू शायरी के अहम मजमूओं के नाम हैं। इनके कलाम का तर्जुमा दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में हो चुका है, यानी कि इकबाल के ज़रिए लिखे गए जितने भी कलाम हैं इनके ट्रांसलेशन दुनिया की बहुत सारी ज़बानों में किया जा चुका है। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम इस नज़्म के ख़ुलासे को समझेंगे, क्योंकि किसी भी नज़्म का ख़ुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इस नज़्म का ख़ुलासा किस तरीके से आपको लिखना है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। शायर ने नज़्म में बागों के बहारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने और अपनी मर्ज़ी से घोंसले में आने जाने वाले परिंदों के बारे में बताया है। तो बच्चों, इस नज़्म के अंदर शायर ने क्या बताया है कि शायर ने इस नज़्म में बागों के बहारों से यानी कि अच्छे मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने और अपनी मर्ज़ी से घोंसले में आने जाने वाले परिंदों के बारे में बताया है कि ये कैद होने के बाद अपनी आज़ाद ज़िंदगी और अपने साथी परिंदों को याद करके गमज़दा रहते हैं और जब से इनकी आज़ादी छिनी है इनका दिल गमगीन है और कैद करने वाले से अपनी रिहाई की फरियाद कर रहे हैं। क्या बताया गया है इस नज़्म के अंदर बच्चों, कि जो परिंदे हैं वो कैद में रहकर अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गमगीन हैं और जिन लोगों ने उन्हें कैद कर रखा है उन लोगों से अपनी रिहाई की फरियाद कर रहे हैं। अब नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है, इस नज़्म से हमें शायर क्या सीख देना चाहते हैं, यही बात आपको मरकज़ी ख़याल के अंदर लिखनी होती है।
तो मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी प्रोडक्ट्स ख़ास अलग अलग तरीके के ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, ख़ास तरह के मग्स, गिफ्ट आइटम्स, तो बच्चों ये सभी ख़ास चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। आप इन्हें ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं, क्योंकि ऑफ़लाइन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कमीशन बेस पर मिलती हैं। तो आप इन्हें ऑनलाइन बिना कमीशन के, बिना टाइम वेस्ट किए कम कीमत पर ख़रीद सकते हो। इसके अलावा बच्चों एक बेबी सेफ्टी बेल्ट आती है, जो आपके और आपके छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए है। जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में या बस के अंदर भीड़ भाड़ में ट्रैवल करते हैं, तो आप इस बेल्ट को अपने और अपने छोटे भाई बहनों के हाथों में उनकी सेफ्टी के लिए बांध सकते हैं, ताकि आप भीड़ भाड़ में एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो आप ये जो बेल्ट है ये आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेगी, ये भी ऑनलाइन ही मिलेगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो बच्चों अब नज़्म का मरकज़ी ख़याल किस तरीके से लिखा जाएगा मैं पढ़कर बताती हूँ। नज़्म परिंदे की फ़रियाद मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। इस नज़्म के ज़रिए शायर पिंजरे में कैद परिंदों की फ़रियाद हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नज़्म में शायर ने बताया है कि किस तरह पिंजरे में कैद परिंदा अपनी आज़ाद ज़िंदगी को याद करके अफसोस करता है, गम करता है, और वो लगातार यानी कि मुस्तकिल इस गम में मुब्तला रहता है, क्योंकि वे अपने अजीज़ों से दूर होता है। और उसके साथ ही वो ये सोचता है कि इसके साथी आज़ाद हैं और वे कैद में पड़ा है, और अपने कैद करने वाले से लगातार रिहाई की फ़रियाद करता है। अब बच्चों अशार की तशरीह करना बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अशार की तशरीह करने के लिए भी ज़रूर आएगी। तो पहले अल्फाज मायने हैं। फ़रियाद कहते हैं रिक्वेस्ट या फिर दुहाई को, दम कहते हैं वक्त को, शबनम कहते हैं ओस को, कामिनी है एक फूल का नाम, आशियाना कहते हैं घोंसले को, सदा कहते हैं आवाज़ या फरियाद को, कस कहते हैं पिंजरे को, काश कहते हैं खुदा करे, चमन कहते हैं बाग को। अब इस नज़्म को पढ़कर बताती हूँ और तशरीह सिखाती हूँ। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर आता है याद, जिस दम शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आए नहीं सदाएं इसके मेरे कफ्स में, हुई मेरी रिहाई एक काश मेरे बस में, होती मेरी रिहाई एक काश मेरे बस में। तो सबसे पहले सयाको सबाक लिखेंगे। सयाको सबाक के अंदर नज़्म का नाम और शायर का नाम लिखना ज़रूरी होता है। तशरीह को करने से पहले सयाको सबाक लिखना होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो आप लिखोगे कि ये अशार नज़्म परिंदे की फ़रियाद से लिए गए हैं, जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तशरीह होगी, नज़्म के इन अशार में शायर ने बताया है कि एक आज़ाद परिंदा पिंजरे में कैद हो जाने पर अपने पुराने दिनों को याद करके अफसोस कर रहा है। परिंदा कह रहा है कि मुझे इस कैद में अपना गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है, जब वो अपने साथी परिंदों के साथ बाग की बहारों का लुत्फ़ उठाता था और अपनी मर्ज़ी से घोंसले में आता जाता था। परिंदा कह रहा है कि जब उसे सुबह सवेरे फूल की कलियों पर शबनम के हसीन कतरों के गिरने का मंज़र याद आता है, तो उसके दिल पर चोट लगती है, यानी कि उसे बहुत अफसोस होता है। परिंदे का ये गम और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसे अपने साथी कामनी के फूल जैसी सूरत और सुरीली आवाज़ याद आती है। वो सोच रहा है कि मेरी रिहाई अगर मेरे बस में होती तो मैं ज़रूर आज़ाद हो जाता। आगे के अशार हैं, क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ, आई बहार फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ, इस कैद का इलाही दुखड़ा कैसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफ्स में मैं गम से मर ना जाऊँ। सयाको सबाक ये अशार नज़्म परिंदे की फ़रियाद से लिए गए हैं, जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो तशरीह होगी कि नज़्म के इन अशार में परिंदा कैद को अपनी बदकिस्मती बता रहा है
اور کہہ رہا ہے کہ میرے دوسرے ساتھی تو وطن میں آرام سے آزاد گھوم رہے ہیں جبکہ میں قید میں ہوں۔ پرندہ کہہ رہا ہے کہ باغوں میں بہاروں کا موسم آ گیا ہے اور کلیاں کھل رہی ہیں اور میں اس حسین منظر سے دور اپنے پنجرے کے اندھیرے میں قید ہوں۔ آگے پرندہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے خدا، میں اپنی اس قید کا غم کس سے بیان کروں؟ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ غم کہیں میری جان ہی نہ لے لے۔ اگلے اشعار ہے، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ تو سیاق و سباق ہوگا کہ یہ اشعار نظم پرندے کی فریاد سے لیے گئے ہیں جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح ہوگی، نظم کے ان اشعار میں پرندہ کہتا ہے کہ جب سے اس قید کے سبب وہ اپنے باغ سے دور ہو گیا ہے، یہ غم برابر اس کے دل کو کھائے جا رہا ہے۔ پرندہ انسان سے کہہ رہا ہے کہ میری اس فریاد کو کوئی گیت یا گانا نہ سمجھے، یہ تو ایک غمگین دل کی فریاد ہے۔ آخری شعر میں پرندہ اپنے قید کرنے والے سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک بے زبان قیدی ہوں، مجھے آزاد کر کے تو میری دعائیں لے لے۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، پرندے کو گزرا ہوا زمانہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ جواب ہوگا، پرندے کو گزرا ہوا زمانہ اس لیے یاد آ رہا ہے کیونکہ وہ پہلے باغوں میں آزاد گھومتا تھا جبکہ اب وہ پنجرے میں قید ہے۔ اگلا سوال ہے، پرندہ جب آزاد تھا تو اس کی زندگی کیسی تھی؟ تو پرندہ جب آزاد تھا تو وہ باغوں میں گھومتا تھا اور اپنی مرضی سے اپنے گھونسلے میں آتا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، اس مصرعے میں چوٹ لگنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس مصرعے میں چوٹ لگنے سے پرندے کا پرانی باتوں کو سوچ کر افسوس کرنا مراد ہے۔ اگلا سوال ہے، پرندے نے اپنے آپ کو بد نصیب کیوں کہا ہے؟ تو پرندے نے اپنے آپ کو بد نصیب اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ اپنے وطن سے دور قید میں پڑا ہے جبکہ اس کے ساتھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پرندہ کیا فریاد کر رہا ہے؟ تو پرندہ اپنے قید کرنے والے سے فریاد کر رہا ہے کہ وہ ایک بے زبان قیدی ہے، اسے چھوڑ کر وہ دعائیں لے لے۔